तो हेलो बच्चों, तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी को करेंगे। और ये मॉडल पेपर है हिंदी का, और ये जैक के माध्यम से जारी किया गया है। जैक जारी किया है ये मॉडल पेपर को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा इसको बताने के लिए ये क्वेश्चन छापा गया और आपका प्रैक्टिस भी हो सके, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है मॉडल पेपर। ठीक है, और इसमें से आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हम बता देते हैं, इसमें से आपका 30 से 40% एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कितना बोले हम कि 30 से 40% एग्ज़ाम में रहता है। इसीलिए आपको इस मॉडल पेपर को एक बार ज़रूर सॉल्यूशन करना है, ज़रूर समझना है। सभी मॉडल पेपर को, सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर को करना आपको अनिवार्य है। अगर आप उसको करके जाते हो तो आपका एग्ज़ाम के लिए आप एग्ज़ाम थोड़ी अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसलिए आपको सभी मॉडल पेपर को करना अनिवार्य है, और इसी चैनल पे आपको सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप वीडियो शेयर करेंगे। तो देखिए क्या है कि ये गद्यांश ये दिया गया है, इसको पढ़ते हैं हम लोग कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। ये दीपावली का पर्व को रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस दिन शाम को सभी के घरों में दीपक जलाए जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक बल्ब जलाए जाते हैं, रंग बिरंगा बल्ब जलाए जाते हैं, इसके चलते पूरा रोशनी फैली हुई रहती है, पूरा चारों ओर, मतलब पूरा घर जगमगाया हुआ रहता है। तो ये रोशनी का पर्व भी कहा जाता है दीपावली को। ठीक है, तो यह त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। फिर दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है, जो कि हम बताएं, और लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं और आनंद लेते हैं। स्वादिष्ट सभी के घर में पूड़ी कचौड़ी बनता है उस दिन। तो नेक्स्ट वाला है हम लोग का, मतलब ये पद्यांश हम लोग पढ़े, गद्यांश हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग इसका आंसर देते हैं। तो रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? तो ये हम लोग ऊपर पढ़े जस्ट अभी, दीपावली को माना गया। ठीक है, दीपावली ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला है सवाल है कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? तो ये कार्तिक महीने में मनाई जाती है। क्या बोले हम? तो कार्तिक महीने में, कार्तिक बोलते हैं उसको। ये हिंदी के भाषा से कार्तिक कहा जाता है, लेकिन सादरी के भाषा में कार्तिक। नेक्स्ट सवाल है कि दीपावली के त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो दीपावली के त्यौहार ऊपर हम लोग पढ़े भगवान श्री राम के 14 वर्ष हो जाने, मतलब 14 वर्ष वनवास होने के बाद ये भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। तो पहला बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? तो श्री राम थे 14 वर्ष के वनवास में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि जल ही जीवन का आधार है, यानी ये पद्यांश यहाँ से दिया हुआ है और इसमें से हम लोग को 5 से 8 का सवाल करना है। जल ही जीवन का आधार है, तो जल ही जीवन का आधार है कहने का मतलब जल नहीं रहेगा तो हम सभी, कोई भी, ना मनुष्य जिंदा रहेगा, ना पेड़ पौधा जीवित रहेगा, ना जीव जंतु जीवित रहेगा। यानी बोले तो जल ही जीवन का आधार है, मतलब जल के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। तो ये हो गया। फिर बिना जल सुना हर संसार, अगर जल नहीं रहेगा तो सारा संसार खत्म है क्या? सिंपल सा बात है कि नदियाँ सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल, फिर बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ और धरती के श्रृंगार सजाओ। तो ये बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, इसको आप जितना बचा सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर है, पूरा धरती के लिए बेहतर है, पूरा जितने भी इस धरती में रहने वाले हैं सभी के लिए। क्योंकि आपके पास तो जल है, लेकिन किसी किसी के पास देखा जाए, कहीं कहीं क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ जल का इतना कमी हो गया है कि वे लोग जल को पीने के लिए तरसते हैं, वे लोग खरीद कर पीते हैं। आजकल देखा जाए 2025 में इतना, मतलब अभी जल वैज्ञानिक की दृष्टि से जल बहुत, कहीं कुछ राज्यों से जल पूरा, मतलब जल का पूरा कमी हो चुका है, जिसके कारण वे लोग खरीद कर पी रहे हैं। वे लोग जानते हैं कि जल का कमी क्या है। ठीक है, हम लोग को तो पता नहीं है कि जल कितना, जब आपको जल का कमी होगा तो ये पता चल जाएगा। इसीलिए आपको जल को बचाना सीखना है।
ठीक है। तो ये पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है, तो जीवन का आधार बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि किसके बिना संसार सुना है, तो जल के बिना संसार सुना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो जल संकट से बचने के लिए हम लोग को जल को बूंद बूंद बचाना चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला है कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है, तो धरती का श्रृंगार पेड़ लगाकर किया जा सकता है, ठीक है। क्या बोले हम, पेड़ लगाकर धरती का श्रृंगार किया जा सकता है। जैसे कि आपको किसी भी काम, मतलब कोई भी महत्वपूर्ण, मान लीजिए आपको काम हो गया किसी भी क्षेत्र में, आपको घर बनाना है, तो उसके चलते आपको पेड़ का ज़रूरत पड़ रहा है, तो क्या कीजिए, ठीक है, आप पेड़ काट दिए, लेकिन पेड़ काटने के बावजूद आपको जो आप पेड़ काटे उसके बदले में आप एक, जितना आप पेड़ काटे हैं उतना आप पेड़ लगाएंगे, तो ये बहुत अच्छा बात है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि हाँ आप पेड़ काट रहे हैं, ठीक है। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो पेड़ लगाते जाइए, ये फायदा है पूरा पृथ्वी के लिए। राजपुत्र में कौन सा समास है, ये हम लोग व्याकरण खंड ख में आ चुके हैं, इसी तरह आपका एग्जाम में भी रहने वाला है। तो राजपुत्र में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये तत्पुरुष समास में क्या होता है कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह छिपा हुआ रहता है। जैसे कि कारक चिन्ह में क्या क्या हो जाएगा, तो कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब चिन्ह आपका छुपा हुआ रहता है। तो ये देखिए राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र यानी राजा का बेटा, तो का चिन्ह आया, कारक चिन्ह आया, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल में देखिए कि आशा शब्द का विलोम क्या है, तो आशा शब्द का विलोम क्या होगा, तो आशा शब्द का विलोम होता है निराशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आशा शब्द का विलोम क्या होगा, निराशा। नेक्स्ट सवाल है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, तो विद्या जोड़ आलय या विद्या जोड़ अलय या विद्या जोड़ आलय या विद्या जोड़ लय। तो ये देखिए सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है आपका विद्या जोड़ आलय, पहला नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ये आपको तो पता होगा। नेक्स्ट सवाल है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो सूर्य को क्या क्या बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं या रवि बोलते हैं या वरुण बोलते हैं या धरती बोलते हैं, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो ये रवि बोलते हैं, ठीक है, रवि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, रवि होगा, ठीक है। ये चंद्रमा है तो चांद सबका होता है, धरती तो जानवे करते हैं धरती का होता है, पृथ्वी का। नेक्स्ट वाला है कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें है अनु, ठीक है, अनु ये उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना, ठीक है। इसी तरह से सवाल रहने वाला आपका, यहाँ पे दूसरा कोई भी सवाल रहेगा लेकिन यहाँ पे मुहावरा ही रहेगा 14 नंबर में, इसीलिए आपको मुहावरा भी अच्छे तरह से जान लेना है। और जो जो भी क्वेश्चन में मिल रहा है, जो भी क्वेश्चन में मिल रहा है सभी को आपको करते जाना। जैसे कि समास आया, फिर अव्यय पद आया, ये सब को आपको करते जाना है और कुछ कुछ क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। तो ये सवाल है, देखिए पंकज का क्या अर्थ हो सकता है, तो पंकज का अर्थ होता है कमल, क्या बोले हम, तो पंकज का अर्थ होता है कमल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नायिका होगा। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर। आगे है कि गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो क्या बोला है कि गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा ये नदी है, क्या बोले हम, तो नदी है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट वाला है उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है, तो उसने है सर्वनाम शब्द है, ठीक है। सर्वनाम के लिए ये उसने, जैसे कि राम मुझसे मदद मांगी, तो राम तो संज्ञा हो जाएगा भाई, लेकिन राम के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम कहते हैं, तो ये राम के जगह में उसने आया यानी ये सर्वनाम हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है, तो कौन सा शब्द कराता है, तो गाते, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है, तो इस वाक्य में हम लोग को संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करना है कि वह एक समझदार है, तो इसमें क्या संख्यावाची विशेषण है, तो ये लड़का,
लड़का होगा तो नहीं होगा। और वह, क्या ये वह संख्या जैसे पता चल रहा है? तो नहीं। और समझदार, ये भी नहीं। तो एक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि अब पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है, इसको हम लोग करते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उस ट्रेनिंग मिल चुकी थी, मतलब उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। ठीक है, ये रहा हम लोग का। तो ये जो पद्यांश से क्या बोलता है कि जब असहयोग आंदोलन हो रहा था तो ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये लोग जा रहे थे, ठीक है। सभी लोग जा रहे थे तो, और उन लोगों को ट्रेनिंग भी मिल चुकी थी। पूरी बस जो है पूरा जाते वक्त पूरा क्या बोले, रास्ता खराब होने के कारण सभी को खराब रास्ता होने के कारण सीट आगे पीछे हो रहा था, जिसके कारण उन लोगों को बैठने में कठिनाइयाँ हो रही थी। तो ये सही है, सीट पर हम बैठे या सीट हम पर बैठी है, इस तरह से उन लोग को लगता था, ठीक है, जो लोग जा रहे थे बस में। अब है सवाल इसमें से कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है। तो इस गद्यांश में कौन से आंदोलन का वर्णन किया गया है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, और यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन, नीचे नहीं देखे थे तो असहयोग आंदोलन, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों होगा, ए और बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ये 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी आंदोलन का वर्णन है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो गद्यांश हम लोग पढ़े, ये कौन सा पाठ से लिया गया है? तो ये बस की यात्रा से लिया गया है। क्या बोले हम? तो बस की यात्रा से लिया गया है ये प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है। तो सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है कि ये सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। अगला सवाल है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो इस गद्यांश हम लोग पढ़े तो 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो ये रास्ते के भेदभाव मिटने का, ठीक है, रास्ते के भेदभाव मिटने का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, ये जो अभी हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश, इस पद्यांश को पढ़ना है और इसका भी आंसर करना है 25 से 28। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और क्या है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये जो है आपका चैप्टर, ये पुष्प की अभिलाषा पाठ से लिया गया है। और ये पुष्प क्या नहीं चाहती कि वह चाहती नहीं कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ठीक है। किसी भी महिला जो चलिए सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, ये नहीं चाहती है। फिर चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी के ललचाऊं, किसी का सुंदरता के लिए भी नहीं चाहती है कि मैं उसका सुंदरता का कारण बनूं। फिर वो सम्राट के 100 पर, जब कोई सम्राट की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर फूल चढ़ाया जाता है, तो ये भी नहीं चाहती है ये फूल, ठीक है। ये पुष्प आगे है कि चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ूं, और वो भी, और ये देव के सिर पर भी चढ़कर इठलाना नहीं चाहती है। फिर ये क्या कहते हैं कि वनमाली से कहती है कि मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते में मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक, ठीक है। तो उस रास्ते में फेंक देना चाहते हैं जहाँ पे शीश चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक। तो ये था हम लोग का पद्यांश। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन आंसर को।
तो 25 नंबर सवाल है कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। तो इसके कवि कौन है, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा इसका लेखक, इस कविता के लेखक। अगला है कि उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं। तो किस पथ की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का वीरों का। ठीक है, वीरों का पथ यानी वीरों का रास्ता। पथ मतलब क्या होता है, तो रास्ता होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि जिस पथ पर जामे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं। सम्राटों के पथ या शहीदों का पथ या प्रेमियों का पथ, युद्ध में शहीद होने का पथ। तो 27 नंबर का हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहीदों का पथ, जो कि मर चुके हैं और वो अमर हो गए हैं। तो ये शहीदों का पथ हो जाएगा। अगला सवाल है जो अपने देश के लिए कुर्बान कर चुके हैं अपना जान। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है। ये जो हम लोग कविता पढ़े इसका मूल भाव क्या हो सकता है, तो ये होगा हम लोग का मातृभूमि की सेवा। ठीक है, मातृभूमि की सेवा करना चाहती है पुष्प की अभिलाषा पाठ यानी पुष्प। अगला सवाल है कि हम लोग का छोटा जादूगर यानी अब जो है किताब से लिया गया है क्वेश्चन। तो छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था, तो ये दवा ले जाना चाहता था। ठीक है, क्या ले जाना चाहता था, तो दवा ले जाना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर 29 का हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, पथ्य। ठीक है, पथ्य हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है। तो मित्रता पाठ के लेखक कौन है, तो ये रामचंद्र शुक्ल है। इसी तरह से आपका एग्जाम में भी रहने वाला है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी चैप्टर, और सभी चैप्टर का आपका लेखक को याद रखना है। ठीक है, सभी चैप्टर का लेखक को आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें से भी सवाल बनते हैं और इसमें सवाल बना है मॉडल पेपर में, इसका मतलब कि ज़रूर आपका एग्जाम में इस तरह से सवाल रहेगा, इसलिए आप मॉडल पेपर के अनुसार काम करेंगे। आगे सवाल है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। इसमें बटोही किसे कहा गया है, जो बटोही किसे कहा गया है, बटोही तो जो रास्ते में चल रहे हैं उसको कहा गया है बटोही। ठीक है, आप पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें, इसका मतलब कि आपको चलने से पहले जो यात्री जा रहे हैं उसको रास्ता की पहचान करना है। चलने से पहले यात्री रास्ता की पहचान कर लें। ठीक है, तो बटोही किसे कहा गया, पथिक को कहा गया। ठीक है, पथिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 31 नंबर का। अगला सवाल है कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। तो लेखक के भाई साहब कितने साल बड़े थे, 5 साल बड़े थे। ठीक है, 5 साल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे। तो लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो ये हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, हॉस्टल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है। तो अशोक का शस्त्र त्याग ये एकांकी रचना है। ठीक है, एकांकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी। तो सम्राट अशोक किस राज्य पर, तो ये हो जाएगा कलिंग, और 4 वर्षों से लड़ रहे थे फिर भी में जीत हासिल नहीं किए थे। अगला सवाल है कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था। तो कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था जी, तो ये पद्मा था। ठीक है, पद्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से 3 सवाल पूछा गया है, तो इस चैप्टर से 3 सवाल जरूर रहेगा, उस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको जिस भी चैप्टर से पूछा जा रहा है सवाल, सभी चैप्टर को आपको रगड़ देना है। अगला सवाल है अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी। तो अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी, तो ये हो जाएगा हम लोग का अजमेर के जेल में। ठीक है, अजमेर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी। तो अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, तो ये मिद्दू ने बताया था। ठीक है, किसने बताया था, तो मिद्दू ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। तो क्या निराशा हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसका लेखक। अगला सवाल है कि क्या निराशा हुआ जाए इस पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया। जब बस खराब हो गया तो ये कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया, तो ये वह दूसरी बस लेने गया था। ठीक है, वह दूसरी बस लेने गया था ये कंडक्टर साहब। जब वो बस ख़राब हो जाता है तो ये दूसरी बस लेने के लिए चला जाता है। ठीक है, अगला सवाल है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास। ठीक है,
तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। अगला सवाल है कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये तपकरा में हुआ था। ठीक है, तपकरा में ये जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, तपकरा गांव में। अगला है कि बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? तो ये हो जाएगा व्यंग है। ठीक है, व्यंग है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि हुंडरू का झरना कहाँ है? तो हुंडरू का झरना रांची में है। कहाँ बोले हम? तो रांची में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लोध जलप्रपात कहाँ है? इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, लोध जलप्रपात। अगला सवाल है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है? तो बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवित्री कौन है, यानी लेखिका कौन है, इसका कवित्री कौन है? तो ये निर्मला पुतुल हो जाएगा। ठीक है, निर्मला पुतुल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? तो क्या है? तो सुंदरलाल अस्पताल है। क्या है कि दाईं तरफ जब आप काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्रवेश करेंगे दाईं तरफ तो क्या मिलेगा? सुंदरलाल अस्पताल मिलेगा। तो अगला सवाल है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? तो वीर जननी का पुरस्कार शारदा सुब्रमण्यम को मिला। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला सवाल है कि किसकी बुआ IAS मतलब IAS बन गई थी? तो किसकी बुआ IAS बन गई थी? तो ये शुभांगी की बुआ। किसकी बुआ? शुभांगी की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल में हम लोग आते हैं, बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ? तो बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ? तो अकाल हुआ था 6वीं सदी में। ठीक है, 6वीं सदी में। ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ये है 50 नंबर। तो क्वेश्चन समाप्त होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आपको थोड़ी सी भी सहायता मिल रही है आपका एग्ज़ाम के लिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा बेहतर जाए, तो आपको तो आप तरस खा के लाइक कर देंगे। ठीक है, अब है अगला सवाल क्या कि कौन से तालाब में लगेगा लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो ये है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसागर। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा राइट आंसर, बिंदुसागर। ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये जैक के द्वारा बनाया गया है, और ये जो अगर आप इस मॉडल पेपर को करते हैं तो आप जो भी आप ओरमा गैस के पेपर पढ़ रहे हैं उससे आपको दोगुना फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आपको इस मॉडल पेपर को ज़रूर सॉल्यूशन करना है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना है, काफ़ी सहायता मिल जाएगा इस मॉडल पेपर से, और इस मॉडल पेपर के अनुसार ही आपको पढ़ाई करना है। जो भी चैप्टर से पूछा गया है क्वेश्चन, आपको उस चैप्टर को रगड़ देना है। ठीक है, उसमें से चप्पा चप्पा जितना भी क्वेश्चन है सभी को आपको कर लेना है। उसके बाद देखते हैं आप कैसे नहीं पास होते हैं, कैसे नहीं अच्छा नंबर लाते हैं। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर।